Good morning, class. Before starting this lecture, I would like to introduce myself. Myself, Tushar sir. Now I am going to teach physics chapter 3, current electricity. And today's topic will be temperature dependence of resistance. Before starting this lecture, I have completed all the previous topics like what is the charge, what is the electric current density, what is the drift velocity. All the topic I have already completed. And first, one more thing is that this lecture covered all the students as well as हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। मैंने टॉपिक जितने भी यहाँ पे लिए हैं सब इंग्लिश में मैंने लिखा है, बट हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं बीच बीच में मैं इसको हिंदी में आपको बताता रहूँगा। आज का जो टॉपिक आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का किस तरीके से आपका इफेक्ट होता है। इसमें आपको टोटल 5 टॉपिक्स आपको कवर करना है, वन बाय वन हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेटल्स के केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनके रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट आएगा। फिर हम बात करेंगे एलॉय के लिए, फिर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर के लिए, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, यानी कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो आज का जो टॉपिक है आपका टुडे टॉपिक विल बी मेटल्स। In the case of metals, if we increase temperature, then what is the effect of resistivity? Now I'm going on. First is मेटल्स की अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं तो मेटल्स के एग्जांपल आपका क्या क्या आपका है। आयरन आपका मेटल का एक मेटल है, कॉपर भी आपका एक मेटल है, एल्युमिनियम भी आपका एक मेटल है। और आपको ये अब पता है कि मेटल के केस में करंट विल बी फ्लो ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। In the case of metal, the current will be flow due to the free electron. मेटल्स में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं एज वेल एज फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो मेटल के केस में जो आपका जो करंट आपका जो कौन फॉर्म करता है, करंट आपका कौन फॉर्म करता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज फ्री इलेक्ट्रॉन। दैट विल बी न्यूक्लियस। Inside the nucleus positive charge, the electron will be revolving around the nucleus. इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपका रिवॉल्व कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होते हैं कि जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व नहीं करते, वो उस इलेक्ट्रॉन को आप बोलते हो फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मीन्स वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो किसी भी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पाए जाते हैं तो करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, कैलोरिकल वैलेंसी को कंप्लीट करना। तो अब मेटल के केस में मैं बात करता हूँ। अच्छा एक बात और, मान लो कि आपके पास कोई एक कंडक्टिंग वायर है। अभी मैंने आपको बताया है कि उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो करंट को फॉर्म करेंगे। जब आपका फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो बीच में कौन से चार्जेस को मिलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन विल बी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, बीच में कौन मिला उसको, पॉजिटिव चार्ज। देन इलेक्ट्रॉन विल बी कोलाइड विद द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव चार्ज के साथ कोलाइड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर आपका पॉजिटिव चार्ज के साथ जितनी अधिक बार कोलाइड करता है उतना उसका हाई रेजिस्टेंस होगा। बात समझ आ रही है कि इलेक्ट्रॉन आपका जितनी बार कोलाइड करेगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। अगर कोलिजन कम है इट मीन्स द रेजिस्टेंस विल बी लेस, और अगर कोलिजन आपका हाई है इट मीन्स द रेजिस्टेंस विल बी मोर। ठीक है, एक सिंपल आप एक शॉर्टकट में समझ लो कि आपके पास एक वायर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने चलना स्टार्ट किया। आपके पास 2 वायर है, ये फर्स्ट वायर है, ये सेकंड वायर। यहाँ पे ये फर्स्ट वायर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वायर के फर्स्ट टर्मिनल से चलना स्टार्ट करता है। मैंने आपको बोला कि ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उससे 10 टाइम्स कोलाइड करता है। कितनी टाइम्स, 10 टाइम्स। ये सेकंड वायर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करता है और मैंने आपको बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव चार्ज से 20 टाइम्स कोलाइड करता है, 20 टाइम्स। इट मीन्स यहाँ पे कोलिजन नहीं देखा, इट मीन्स इट हैव हाई रेजिस्टेंस। यहाँ पे कोलिजन कम है, इट मीन्स इट हैज ए लेस रेजिस्टेंस। इफ द रेजिस्टेंस विल बी लेस इट मीन्स द करंट फ्लो इनसाइड द वायर विल बी मोर। इन दिस केस द रेजिस्टेंस विल बी हाई, इट मीन्स द करंट विल बी लेस। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि रेजिस्टेंस का मेन कॉज क्या है। रेजिस्टेंस का मेन कॉज क्या है आपका, कोलिजन। एक वायर ये है, इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, एक वायर ये है, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो आपको माइंड में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे इस वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव चार्ज से अधिक कोलाइड कर रहा होगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, इट मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ कोलिजन होंगे ये लेस होंगे। बात समझ आ रही होगी, ठीक है। पहला जो केस आपका मेटल्स का केस है, मेटल का अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ द मेटल्स।
ये जितने भी आपके आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये एक मेटल है। मेटल के अंदर कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये देखो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है तो आपका यहाँ पे करंट का फॉर्मेशन होता है, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से स्ट्राइक करेगा, पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड करेगा, तो वो किस चीज़ का फॉर्म करेगा? वो आपका फॉर्म करेगा रेजिस्टेंस का। जितनी अधिक बार कोलाइड करेगा, हाई रेजिस्टेंस, इफ द कोलिजन विल बी लेस, इट मीन्स द रेजिस्टेंस विल बी लेस। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इफेक्ट क्या होगा। अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो इफेक्ट क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज कैसे करते हैं, मेरी बात समझो। अगर मैंने इस वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया, अगर आपने इस वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये तो बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, आप ऐसे समझो, इस वायर को अगर मैंने यहाँ पर एक बैटरी के साथ मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये तो अगर आप वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बैटरी से एनर्जी लेगा। द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द बैटरी। इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बैटरी से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो आपको पता है कि तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसका टेम्परेचर क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ड्यू टू द एब्जॉर्बेशन ऑफ एनर्जी द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज ऑटोमेटिकली। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से एनर्जी लेगा, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। एनर्जी इंक्रीज होने से इसका टेम्परेचर क्या हुआ, आपका इंक्रीज हुआ। बात समझ आ रही है? तो टेम्परेचर इंक्रीज कैसे हुआ? ड्यू टू द अप्लाइंग बैटरी। तो जैसे ही आपके पास कोई कंडक्टिंग वायर है जो कि मेटल का बना है, अगर मैं उसमें बैटरी को कनेक्ट करता हूँ तो बैटरी को कनेक्ट करने से उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका जो टेम्परेचर है, उनका टेम्परेचर आपका ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा? अगर इस इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा वो हम डिस्कस करते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज, इट मीन्स द थर्मल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीज। जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इसकी वेलोसिटी फास्ट वाइब्रेट करेगा, इट मीन्स द थर्मल वेलोसिटी विल बी इंक्रीज। और अगर ये फास्ट वाइब्रेट करेगा तो ये आपका मोर टाइम्स कोलाइड करेगा, द नंबर ऑफ कोलिजन विल बी इंक्रीज इन दिस केस। मीन्स अगर आपका ये थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे जो कोलिजन होगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। इफ द कोलिजन विल बी इंक्रीज, इट मीन्स रेजिस्टेंस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। We have covered all the topic in the starting case. When the temperature of the electron will increase, it means the thermal energy of the electron will be increased. It means the thermal velocity of the electron increase. Electron will collide more with the positive charge, and finally the resistance of the wire will be increased. हिंदी मीडियम में अगर हम किसी भी वायर में अगर हम इलेक्ट्रॉन के तापमान को बढ़ाते हैं, तापमान को बढ़ाओगे तो आपका थर्मल एनर्जी यानी कि उष्मीय ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। उष्मीय ऊर्जा के बढ़ने से इस इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो बढ़ जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के वेग बढ़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव चार्ज से अधिक कोलाइड करेगा। पॉजिटिव चार्ज से अधिक कोलाइड करने के कारण कोलिजन बढ़ा। कोलिजन बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि इस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो फाइनली क्या हो गया, आपका बढ़ गया, यानी कि प्रतिरोध का मान क्या हो गया, आपका बढ़ गया। तो ओवरऑल सेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी मेटेलिक कंडक्टर है, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर है, अगर हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज, फाइनली रेजिस्टेंस विल बी आल्सो इंक्रीज। एक इसका थोड़ा सा इसमें मैं न्यूमेरिकल्स पे आता हूँ, तो इसके फॉर्मूले पे अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा रेजिस्टेंस चेंज इन टेम्परेचर इंक्रीजिंग इन रेजिस्टेंस। मान लो कि आपके पास वी हैव ए कंडक्टिंग वायर, द वैल्यू ऑफ द वायर विल बी, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। आपके पास एक कंडक्टिंग वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना मैंने लेके थे, 1 ओम। अगर मैं उस 1 ओम कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर अगर मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया, तो आपको ये पता है when we increase temperature of any conducting wire the resistance will be automatically increase। अगर हम किसी भी कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मान लो कि आपके पास एक वायर था, उसका जो रेजिस्टेंस था वो 10 ओम है। वी हैव ए वायर दैट रेजिस्टेंस विल बी 10 ओम। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने इस वायर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया, फाइनली वी गेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी 11 ओम।
In the starting case, the resistance of the wire will be 10 ohm. By increasing temperature 1 degree centigrade, we notice that the resistance of the wire will be 11 ohm. It means the resistance of the wire 1 ohm increases. 1 ohm increases means इसका इस रेजिस्टेंस का जो ये जो वायर है इसका जो रेजिस्टेंस है ये आपका 1 ओम क्या हुआ आपका इंक्रीज हो गया। यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, आपके पास सपोज करो कि आपके पास एक वायर है जिसकी वैल्यू जिसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, उसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया। 1 ओम रेजिस्टेंस है, इस टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया तो आपने देखा कि उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना इंक्रीज हुआ, उसको आपने नाम दिया अल्फा। व्हाट इज द अल्फा? अल्फा इज दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा इज दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स टेम्परेचर के साथ बढ़ने वाला रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर के साथ बढ़ने वाला रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज डिफाइन अल्फा? इफ आई आस्क व्हाट डिफाइन अल्फा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द अल्फा? व्हाट इज इन द केस फॉर 1 ohm conducting wire, if we increase 1 degree centigrade, then increasing resistance is called temperature coefficient of resistance alpha. तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? इसको इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई एक 1 ओम का आपके पास वायर है, उसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने से इस वायर का रेजिस्टेंस जितना इंक्रीज हुआ वो जो वैल्यू है, जितना इंक्रीजिंग जो वैल्यू है उसी वैल्यू को आपने क्या नाम दिया? अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हिंदी में आप इसको बोलते हो प्रतिरोध का तापमान गुणांक। प्रतिरोध का तापमान गुणांक, इसको आप हिंदी में बोलोगे प्रतिरोध का तापमान गुणांक। तो जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो आप नोटबुक पेन से आप इसको प्रॉपर तरीके से आप इसको लिखते रहो, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिरोध का तापमान गुणांक। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अल्फा को डिफाइन करो, तो आपके माइंड में एक बात क्लियर हो गई कि अल्फा है क्या? अल्फा है क्या? आपके पास कोई 1 ओम का कंडक्टिंग वायर है, उसका टेम्परेचर में आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया, तो जो भी उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ दैट वैल्यू इज द कॉल्ड अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। डिफाइन कैसे करोगे? मैंने यहाँ पे 2 डिफरेंस लिखा है। It is defined as the value of increase in resistance to increase temperature 1 degree centigrade for 1 ohm conducting wire. It is defined as the increasing resistance. It is defined as the value of the increase in resistance to increase temperature 1 degree centigrade for 1 ohm conducting wire. कोई भी कंडक्टिंग वायर है 1 ओम का, अगर मैं उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करता हूं तो जो भी रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज होगा दैट वैल्यू इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिफिनेशन। ओके, अब यहीं पे आपको एक बात समझ आ गई कि 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया तो उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंजेज हुआ? अल्फा आपका चेंज हुआ। 2 ओम रेजिस्टेंस 2 डिग्री सेंटीग्रेड, देन 2 into अल्फा। 1 ओम रेजिस्टेंस है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज किया तो चेंजेज कितना हुआ उसके रेजिस्टेंस में? अल्फा चेंज हुआ ना। अगर यहाँ पे 2 ओम होता, 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता, तो यहाँ पे 2 into अल्फा। 3 ओम 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 into 3 अल्फा। अब अगर आपके पास कोई एक स्टैंडर्ड वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R0 ओम, if we increase delta T degree centigrade, then what will be change? R0 into alpha into delta T. 1 ohm 1 degree centigrade alpha, 2 ohm 2 degree centigrade 2 alpha, 2 into alpha, 3 ohm 3 degree centigrade 3 alpha, 3 into alpha। R0 ohm का रेजिस्टेंस है, उसको आपने डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड उसका इंक्रीज किया, then what will be change? R0 alpha into delta T. It means the value of the initial resistance will be R0. By increasing temperature delta T degree centigrade, the increasing value of the resistance will be R0 into alpha into delta T. Then what will be the final value of the resistance? Final कितना हुआ? ये इनिशियल था, इतना चेंजेज हुआ, तो फाइनल कितना? इनिशियल प्लस चेंज। फाइनल कितना? इनिशियल प्लस चेंज। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास एक वायर है 10 ओम, 10 ओम का आपके पास एक वायर है, उसका टेम्परेचर आपने डेल्टा 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया, देन फाइनल उसमें चेंज कितना हुआ? 2 ओम का, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम इंक्रीज हो गया, देन फाइनल रिजल्ट कितना है आपका? फाइनल रेजिस्टेंस कितना हुआ था? कितना? 10 ओम।
2 ओम इंक्रीज हुआ, फाइनल कितना 12 ओम ना, यानी कि इनिशियल प्लस चेंज मीन्स फाइनल रेजिस्टेंस विल बी इनिशियल प्लस चेंज इन रेजिस्टेंस। तो इनिशियल कितना आर नॉट, देन चेंज इन रेजिस्टेंस कितना, चेंज कितना हुआ आपका आर नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी, देन आर नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, आर नॉट विल बी कॉमन, आर नॉट कॉमन करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये जो फॉर्मूला आपका आया है ये आपका फाइनल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका रिलेट करता है किसको किसको, टेम्परेचर को और रेजिस्टेंस को। आर नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस, आर फाइनल रेजिस्टेंस, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध का तापमान गुणांक, डेल्टा टी विल बी चेंज इन टेम्परेचर। ओके, चाहो तो आप इसी फॉर्मूले को रो के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर मैं आर की जगह पे रो एल अपॉन ए लिखता हूं तो एल, यहाँ भी रो एल बाई ए लिखोगे तो एल बाई ए से एल बाई ए दोनों साइड में कैंसिल आउट, बचेगा कितना यहाँ पे आर की जगह पे रो, आर नॉट की जगह पे रो नॉट। रो क्या आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। इसी फॉर्मूले को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके फॉर्म में, रो के फॉर्म में। तो आर की जगह पे रो, आर नॉट की जगह पे रो नॉट, तो रो इक्वल टू रो नॉट इन द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस फॉर्मूले पे बेस आपके कई आगे आपके न्यूमेरिकल्स आपके यहाँ पे बनते हैं। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आपका व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी। तो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला आपको पता है आर इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ से मैंने आर नॉट को लेफ्ट साइड में लिया तो आर माइनस आर नॉट, ये आर नॉट इंटू डेल्टा टी ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो आर नॉट इंटू डेल्टा टी डिनोमिनेटर में, आर माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट इंटू डेल्टा टी, आर माइनस आर नॉट की ये बताओ, ये पूरा का पूरा आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, यहाँ पे रेजिस्टेंस है ओम, डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर, यूनिट कितनी केल्विन, ओम से ओम विल बी कैंसिल आउट, केल्विन, केल्विन को अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो केल्विन इनवर्स, देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ अल्फा, केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है इन द केस ऑफ मेटल व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एक लास्ट पॉइंट आपका यहाँ पे बचता ग्राफ में। ग्राफ में अगर मैं बात करता हूँ, ग्राफ आप थोड़ा सा इस पर फोकस करो। मैंने ग्राफ ड्रॉ किया आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में। ग्राफ आप चाहो तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, डजंट मैटर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। ग्राफ पे आप थोड़ा सा फोकस करो। ये जो रीजन है ओ ए, यहाँ पे जो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, इन दिस रीजन ओ टू ए द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन एंड ए टू बी द ग्राफ विल नॉट स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, इन द रीजन ओ टू ए द स्लोप विल कांस्टेंट, मीन्स अगर आप यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करते हो तो थीटा जो आपका होगा कांस्टेंट होगा, थीटा विल बी कांस्टेंट। एंड इन दिस रीजन ए टू बी द स्लोप विल नॉट कांस्टेंट। यहाँ पे अगर मैं ए टू बी में किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो आपका थीटा जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। हर एक पॉइंट एवरी पॉइंट पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी डिफरेंट होगी। यहाँ पे थीटा 1 है, यहाँ पे थीटा 2 है, देन थीटा 3, यानी कि हमेशा क्या होगा आपका डिफरेंट होगा। इसका मतलब देखो यहाँ पे जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करो, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। टेम्परेचर आप जैसे से इंक्रीज कर रहे हो, रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है आपका इंक्रीज। व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। इन द रीजन ओ ए द स्लोप विल बी कांस्टेंट, इन द रीजन ए बी द स्लोप विल नॉट कांस्टेंट। यहाँ पे ये बताओ ओ टू ए में टेम्परेचर आपका ये होगा, ये रेंज तो टेम्परेचर का आपका यही होगा ना। इन द रीजन ए टू बी, ये तो अगर मैं आप ए से आगे की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये जो रीजन है ना ओ से स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि इस रीजन में रेजिस्टेंस भी आपका कांस्टेंट होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज मैंने किया यहाँ पे देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बट यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। इसका जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको किसकी वैल्यू बताता है, वो आपको वैल्यू बताएगा किसकी, रेजिस्टेंस की। तो इस वाले केस में इन द रीजन ओ टू ए स्लोप कांस्टेंट मींस रेजिस्टेंस विल आल्सो कांस्टेंट। अब अगर मैं टेम्परेचर हाई टेम्परेचर करता हूं तो हाई टेम्परेचर मींस ए टू बी। ये बताओ अगर आप टेम्परेचर हाई करोगे तो रेजिस्टेंस आपका कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। ये जो रीजन है ना ओ टू ए
दैट विल बी वैलिड ओनली फॉर रूम टेम्परेचर। ये आपका केवल रूम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है कि रूम टेम्परेचर में टेम्परेचर अगर थोड़ा बहुत चेंज करते हो तो उसके रेजिस्टेंस पे उतना इफेक्ट आपका नहीं आएगा ये। बट अगर आप और भी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर अगर मैं आप और भी इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो दैट विल दैट कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स। फर्स्टली इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट एलॉय। एलॉय के केस में आपका अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो उसमें उसके रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट आएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर था यहीं पे कंप्लीट होता आपका। मेटल के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। आपके पास कोई वायर है जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस है R0, टेम्परेचर उसका आपने डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है आपका, R=R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। व्हाट इज द अल्फा? अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू इंक्रीज टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 ओम कंडक्टिंग वायर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द अल्फा? द यूनिट ऑफ द अल्फा विल बी केल्विन इनवर्स। In the graph rho and T in the region O to A the resistance will be constant, and in the region A to B the resistance will continuous increasing. Previous lecture I have discussed in the case of metal temperature dependence of the resistance in the case of metal. In this lecture we have discussed alloy case. एलॉय केस में अगर मैं बात करता हूँ तो एलॉय का एग्जांपल, एलॉय व्हाट इज द एलॉय? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मटेरियल। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मटेरियल। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ तो मैग्नीन आपका एक एलॉय है, नाइक्रोम भी आपका एक एलॉय है। नाइक्रोम किससे मिलकर बना होता है? नाइक्रोम इट इज द मेड ऑफ निकल एंड क्रोमियम। मीन्स ये आपका मिक्सचर होता है, हिंदी में भी आप इसी को बोलते हो मिश्र धातु। तो एलॉय के केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है, ये आज आपका टॉपिक है। मेटल के केस में क्या था? इन द केस ऑफ मेटल व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल विल बी increase, and we have discussed a formula R=R0 in bracket 1 + alpha delta T. What is the alpha? Alpha is the temperature coefficient of the resistance. What is the unit of the alpha? Kelvin inverse. We have discussed all the topic. तो एलॉय के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो एग्जाम्पल आपका मैग्नीन, नाइक्रोम। नाइक्रोम आपका कॉम्बिनेशन है किसका कॉम्बिनेशन है? निकल एंड क्रोमियम का। अगर आपके पास सपोज करो एक आपके पास एक एलॉय का एक कोई वायर है, नाइक्रोम का आपके पास एक वायर है, तो अगर आप उस वायर का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इसके रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट आएगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मान लो सपोज दिस इज द नाइक्रोम वायर, सपोज दिस इज द नाइक्रोम वायर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी 10 ओम। वी इंक्रीज टेम्परेचर, we increase temperature 2 degree centigrade, 3 degree centigrade, 4 degree centigrade. We increase temperature 4 degree centigrade, and I have noticed that the resistance of the wire will be 10.2 ohm. What is the initial resistance? 10 ohm. What is the final resistance? 10.2 ohm. Then increasing value of the resistance will be 0.2 ohm. It will be neglected. आप चाहो तो 0.2 इट्स नॉट ए मैटर, ये आपको उतना मैटर नहीं करता, इसके वैल्यू पे ये उतना मैटर नहीं करता, तो 0.2 ओम 0.02 ओम इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो एलॉय के केस में क्या होता है, आपके पास कोई एक वायर है जो एक कि एलॉय का बना है। मान लो कि आपके पास एक वायर ये नाइक्रोम का बना है। अब अगर मैं इसका टेम्परेचर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑल द प्रोसेस विल बी सेम इन द केस ऑफ मेटल। ऑल द प्रोसेस विल बी सेम लाइक एज ए मेटल। मेटल के केस में जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, पूरा का पूरा प्रोसेस आपका डिक्टो सेम टू सेम है। एलॉय का नाइक्रोम का आपके पास वायर है, अगर आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया देन व्हाट विल बी द इफेक्ट व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, देन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द थर्मल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी increased. Due to this the thermal velocity of the electron will be increased. Due to this the electron will collide more with the positive charge. Due to this the resistance of the wire will be increased. सिंपल है, कुछ आपको करने सोचने की जरूरत नहीं है। नाइक्रोम का आपके पास वायर है, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज हुई। थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने के कारण उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन आपका अभी फास्ट कोलाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन आपका फास्टली मूव करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज के साथ आपका मोर टाइम्स कोलाइड करेगा।
कोलिजन विल बी इंक्रीज। कोलिजन विल बी इंक्रीज इट मीन्स अगर ये आपका अधिक कोलाइड कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, आपका इंक्रीज हुआ। रेजिस्टेंस का जो मेन रीजन है वो मेन कॉज है वो क्या आपका कोलिजन। द मेन कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी कोलिजन, यानी कि अगर ये आपका मोर टाइम्स कोलाइड कर रहा है इट मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी इंक्रीज। कोलिजन इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस आपका क्या हुआ, इंक्रीज। बट यहाँ पे जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है वो आपका वेरी स्मॉल अमाउंट, इंक्रीज बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। यहाँ पे जो इंक्रीजिंग वैल्यू है ना वो ये मेटल के कंपेरिजन में आपका काफ़ी लेस होता है, मेटल के कंपेरिजन में आपका काफ़ी लेस होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आपके पास एक वायर है, मेटल का वायर है, ये आयरन का वायर है, ये आपके पास एक वायर है, ये नाइक्रोम का वायर है। ये वायर किसका है, आयरन का, ये वायर किसका, नाइक्रोम का। दैट इज द मेटल, दैट इज द एलॉय। इसका रेजिस्टेंस 10 ओम, सेम इसका भी रेजिस्टेंस कितना, 10 ओम। मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज करो, या तो मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज टेम्परेचर। सेम इन दिस केस वी हैव आल्सो इंक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। आपने देखा कि ये आयरन का जो वायर था इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ये आपने पढ़ा है। यहाँ भी ये एलॉय का केस है, यहाँ भी इसका टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो इसका भी रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ये भी आपने नोटिस किया। बट इन द केस ऑफ आयरन व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड वी नोटिस दैट द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी 2 ओम। मीन्स ये वायर कितने ओम का था, 10 ओम का था, आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, आपने नोटिस किया क्या है कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 12 ओम। तो वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई, 2 ओम वैल्यू इंक्रीज हुई। इन दिस केस एलॉय के केस में इसका रेजिस्टेंस कितना था, 10 ओम, इसका भी टेम्परेचर आपने सेम इंक्रीज किया कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बट इन दिस केस वी हैव नोटिस दैट द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी 0.01 ओम। देन व्हाट इज द फाइनल रेजिस्टेंस, इनिशियल विल बी 10 ओम, फाइनल आपने देखा कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10.01 ओम। ये बताओ इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस कितना हुआ फिर, 0.01 ओम, मीन्स इट विल बी नेग्लेक्टेड। इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ नो डाउट। यहाँ पे जो इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस है और इस केस में एलॉय के केस में जो इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस है इसमें दोनों में फर्क है। यहाँ पे इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस मीन्स अल्फा की वैल्यू, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 ओम, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.01 ओम। इट मीन्स यहाँ पे जो अल्फा होता है वो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो एक तरीके से। मीन्स आप इसको शॉर्टकट में ऐसा ही बोल सकते हो कि ये जो एलॉय के केस में ना, एलॉय के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स इट विल नॉट बी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। When we increase temperature, the resistance of the alloy will not be changed. ओके, तो एलॉय के केस में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो इसके रेजिस्टेंस में उतना इफेक्ट आपका नहीं आता है। इंक्रीज होता है नो डाउट, बट आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट मीन्स आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको एक तरीके से नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। यानी एलॉय के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये आपको याद रखना है। इन द केस ऑफ एलॉय व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द एलॉय विल बी इंक्रीज एंड इट विल बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि देखो ये जो वायर है आपका, जितने भी एलॉय हैं, जितने भी आपके एलॉय हैं ये आपके फिजिक्स लैब में यूज होते हैं। फिजिक्स लैब में जितने भी आपका पोटेंशियोमीटर आएगा, मीटर ब्रिज आएगा, इन सब में जो वायर आप यूज करते हो वो वायर किसका बना होता है आपका, वो आपका बना होता है एलॉय का। मीन्स नाइक्रोम का बना होता है, मैग्नीन का बना होता है, इन सब का बना होता है। क्यों इन सब का बना होता है, क्योंकि लैब में आपको रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि आप जो भी आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस करो, जो भी आप एक्सपेरिमेंट आप वहाँ पे कर रहे हो, वहाँ पे किसी भी वायर का रेजिस्टेंस चेंज ना हो, ये आपकी पहले वो होगी प्राथमिकता। मीन्स किसी भी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज नहीं होने का ये बताओ, चेंज नहीं हो तो आप कौन से वायर का यूज करोगे, मेटल का यूज करोगे कि आप एलॉय का यूज करोगे? आप यूज तो एलॉय का करोगे ना, क्योंकि एलॉय के केस में आपने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा।
इन फिजिक्स लैब वी हैव वाइडली यूज्ड एलॉय, यानी कि फिजिक्स लैब में जितने भी आप वायर का यूज करते हो वो अधिकतर कौन से वायर का यूज करोगे आप? एलॉय का, क्योंकि एलॉय ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे तो आप टेम्परेचर यहाँ आप इंक्रीज कर भी दोगे तो भी इसके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क आपका, कोई भी इफेक्ट आपका नहीं आएगा। ग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर के बीच में यहाँ पे आप ग्राफ देखो, यहाँ पे आप ग्राफ देखो, द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो स्लोप है ये नियर अबाउट कांस्टेंट है, यहाँ पे जो स्लोप है थीटा, यहाँ पे जो स्लोप है थीटा, दैट विल बी नियर अबाउट कांस्टेंट। अब ये तो अगर यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कांस्टेंट, मीन्स रेजिस्टेंस पे उतना इफेक्ट आपका नहीं आएगा। बट एट 0 केल्विन टेम्परेचर, अगर मैं 0 केल्विन, देखो यहाँ पे टेम्परेचर आप व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो रहा है बट वेरी स्मॉल अमाउंट में आपका इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो इन दिस केस स्लोप विल बी नियरली कांस्टेंट। ये जो स्लोप है ये आपका नियर अबाउट क्या है? आपका कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी आपका नियर अबाउट क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा। बट एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर पे एलॉय का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस आपका होता है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर एलॉय का कुछ न कुछ आपका रेजिस्टेंस आपका होता है, बट मेटल के केस में 0 केल्विन टेम्परेचर पर उसका कोई भी रेजिस्टेंस आपका नहीं था। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है एट 0 केल्विन टेम्परेचर इट हैव स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और सेकंड केस में मैंने लिखा है कि अगर आप स्लोप चेंज इन वेरी स्मॉल अमाउंट आर विल बी नियरली कांस्टेंट। स्लोप आपका चेंज हो रहा है बट इसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे स्लोप आपका चेंज हो रहा है बट इसकी स्मॉल अमाउंट में चेंज हो रहा है, दैट्स वाई द रेजिस्टेंस विल बी नियरली कांस्टेंट। In the previous lecture we have discussed that topic metal, already discussed, alloy already discussed. In this lecture we have discussed about semiconductor and electrolytes. मेटल के केस में क्या था कि if we increase temperature then the resistance of the wire will be also increase. alloy के केस में आपने क्या देखा था कि in the case of alloy will be increase temperature, the resistance of the alloy will also increase but in very small amount. सेमीकंडक्टर के केस में हम डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उस पर क्या इफेक्ट आपका आएगा। पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा सेमीकंडक्टर के बारे में एक ब्रीफ रिव्यू। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल आपका सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर आपका होता क्या है? सेमीकंडक्टर मींस सेमीकंडक्टर एट ए लो टेम्परेचर बिहेव एज इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर एट ए हाई टेम्परेचर बिहेव एज ए कंडक्टर। सेमीकंडक्टर को अगर आप लो टेम्परेचर पर रखते हो तो एक इंसुलेटर की तरीके से बिहेव करता है, और अगर आप सेमीकंडक्टर को हाई टेम्परेचर पर प्लेस करते हो मींस इट विल बिहेव एज ए कंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर आपका दोनों तरीके से बिहेव करता है, वो डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर किस तरीके से। अगर मैंने यहाँ पे सेमीकंडक्टर का एक डायग्राम ड्रॉ किया, मेटल का एग्जांपल आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, एलॉय का एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दिया है, मैग्नीज, नाइक्रोम, ये सब एलॉय के एग्जांपल है। सेमीकंडक्टर का जो एग्जांपल है वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एक मैंने यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर का सैंपल लिया है, सपोज करो ये सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन ये दोनों जो एटम्स होंगे किस कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ढेर सारे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मींस व्हाट है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका इस न्यूक्लियस की सराउंडिंग में क्या कर रहा है? केवल वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, ये इसका काम है। अभी यहाँ देखो, अगर मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, when we increase temperature it means the electron absorb energy, and when the electron will absorb energy that electron will be free state। जैसे आप यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे वैसे ही यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने के कारण दैट इलेक्ट्रॉन विल बी ब्रेक। इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? आपका ब्रेक हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो गया। दैट इलेक्ट्रॉन जो फ्री है आपका, इस इलेक्ट्रॉन को आप कौन से इलेक्ट्रॉन बोलोगे? फ्री इलेक्ट्रॉन मींस इसी को आप हिंदी में बोलते हो मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जहां से इलेक्ट्रॉन आपका फ्री होता है उस वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, दैट वैकेंसी इज कॉल्ड होल। जहां से इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हुआ
वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, इस वैकेंसी को आपने बोल दिया क्या, होल। ये देखो ये फर्स्ट एटम के लिए मैंने डिस्कस किया। अगर मैं सेम टू सेम सेकंड एटम के लिए डिस्कस करता हूं तो यहां भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यहां पे वैकेंसी क्रिएट होगा, दैट वैकेंसी इज कॉल्ड होल। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, देखो ये सिलिकॉन की आपको ये पता है, ये कोई भी एटम है उसको स्टेबल होने के लिए उसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन का होना कंपल्सरी है। यहां पे पहले से सिलिकॉन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, बट when we reach temperature that bond will be break and it lost one electron। जब ये आपका एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो ये सिलिकॉन आपका हो जाएगा अनस्टेबल कंडीशन में। अनस्टेबल कंडीशन में होने का मतलब क्या हुआ कि इसको स्टेबल में होने के लिए इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन जो आपका यहां पे अटैक करेगा, ये सिलिकॉन आपका फिर से कौन सी कंडीशन में जाएगा, स्टेबल कंडीशन में। इलेक्ट्रॉन कहां पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन अटैक कहां पे करेगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, मींस होल बिहेव एज ए पॉजिटिव चार्ज। और कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी सेमीकंडक्टर है, अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कोवेलेंट बॉन्ड से जितने भी सिलिकॉन के एटम्स हैं उनका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन आपके फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन आपके फ्री होने से इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, दैट वैकेंसी इज कॉल्ड होल। मींस सेमीकंडक्टर के केस में आपकी इलेक्ट्रॉन भी है और आपकी होल भी है। मींस इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर द करंट विल बी फ्लो ड्यू टू द बोथ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल। इन द केस ऑफ मेटल द करंट विल फ्लो ड्यू टू द ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन, बट इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर द करंट विल बी फ्लो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज, here we have write down current flow due to the electron as well as hole। okay, आपका टॉपिक है वो आपका टॉपिक है कि सेमीकंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। यहाँ ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी डिस्कस में किया हुआ है, सिग्मा इज इक्वल टू n e स्क्वायर टाउ अपॉन m। सिग्मा विल बी कंडक्टिविटी चालकता, n विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन, e is the charge of the electron, value of the electron will be 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb, tau will be relaxation time, m will be mass of the electron। सिग्मा कंडक्टिविटी है, आपको ये भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 अपॉन रो इज इक्वल टू सिग्मा, यानी कि सिग्मा का जो रेसिप्रोकल होता है उसका बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मींस अगर मैं इसके रेसिप्रोकल की बात करता हूं तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, मींस m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। सारे वर्ड आपको समझ आते हैं। n क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the minus 31, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। ये टॉपिक आपका ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, बट शॉर्टकट यहां पे समझ लो। रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या होगा, मान लो कि आपके पास यहां पे कोई कंडक्टिंग वायर है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आपका मूव करना स्टार्ट करता है, यहां पे कंडक्टिंग वायर है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड करेगा। मान लो कि फर्स्ट टाइम यहां पे कोलाइड करता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड करेगा दैट विल लॉस एनर्जी, ये कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करेगा एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल आल्सो चेंज, और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सेकंड टाइम पे यहां पे कोलाइड करता है, तो फर्स्ट कोलिजन आपका इलेक्ट्रॉन यहां पे कोलाइड करता है, सेकंड टाइम पे कोलाइड यहां पे करता है, तो ये जो टाइम है क्या इलेक्ट्रॉन यहां पे कोलाइड किया, नहीं। मींस यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका रिलैक्स कंडीशन में है, तो ये जो टाइम इंटरवल आपका है दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। The time interval between two successive collision is called relaxation time। दो क्रमागत टकराव के बीच का जो समय होता है उस समय को आपने बोल दिया कौन सा समय है, रिलैक्सेशन टाइम। ये हुआ ठीक। अब बात करते हैं ओवरऑल जो हमारा टॉपिक था कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं दो इफेक्ट पड़ेगा। पहला इफेक्ट क्या है, अगर मैंने यहां से टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वहां पे बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज। फर्स्ट केस टेम्परेचर इंक्रीज देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज। सेकंड केस अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आपका फास्ट कोलाइड करेगा। फास्ट कोलाइड करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये आपका क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, relaxation time will be decreased। second case means if we increase temperature then there will be two effect। first is the number of electron will be increased and second is the relaxation time will be decreased। and according to this formula
इस फॉर्मूले से अगर आप बात करो कि अगर आपका यहाँ पे दो केस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तो रो जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज। तो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिक्रीज, ये फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आपका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो रो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रो आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यहाँ पे आपका एक कंफ्यूजन होता है कि टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, बट यहाँ पे दो चीजें हैं। पहले केस में रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होता है, सेकंड केस में रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होता है, तो आप ओवरऑल इफेक्ट कौन सा लेके चलोगे। यहाँ पे ये इसका जो इफेक्ट है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का, ये आपका हाईली इफेक्टेड आपका होता है, मींस ये आपका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालता है। स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालने का मतलब क्या हुआ कि हम इसको यहाँ पे डील करते हुए चलेंगे। मींस अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एक केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, एक केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, बट इफेक्ट किसका अधिक है, इलेक्ट्रॉन का। मींस हम इसको डील करते हुए चलेंगे। मींस ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज। तो ये एक सेमीकंडक्टर की बात हो गई कि सेमीकंडक्टर के अंदर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज। थर्ड पॉइंट, लास्ट आपका पॉइंट आपका आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी करंट फ्लो होता है, आपको पता है। इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल HCl हुआ, H2SO4 हुआ, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल है। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो करंट फ्लो होता है आपका होता है ड्यू टू द आयंस, पॉजिटिव आयंस एज वेल एज नेगेटिव आयंस। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो आपका होता है ड्यू टू द आयंस। अब मान लो कि आपके पास एक बकेट है, इस बकेट में मैंने हनी फिल्ड करके रखा है, शहद, और एक बकेट है इसके अंदर मैंने वाटर फिल करके रखा है, पानी। आप अपने हैंड्स को वाटर के अंदर डिप करो और उसको मूव कराओ, आप अपने हैंड्स को आप आसानी से मूव करा सकते हो। आप अपने हैंड्स को हनी के अंदर डिप करो और उसको मूव कराओ, आप आसानी से मूव नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर आप आसानी से मूव करा रहे हो, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो लेस रेजिस्टेंस है। हनी के अंदर आप आसानी से मूव, अपने हैंड्स को आप आसानी से मूव नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है आपका, ग्रेटर रेजिस्टेंस है। हनी आपका हाई डेंसिटी का है, वाटर आपका लो डेंसिटी का है। आपको इस समझ में आ गया होगा कि अगर हाई डेंसिटी वाला कोई लिक्विड है इट विल हाई रेजिस्टेंस, लो डेंसिटी वाला कोई लिक्विड है इट विल लो रेजिस्टेंस। यानी कि अगर कोई लिक्विड पतला है तो इसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और अगर कोई लिक्विड मोटा है, गाढ़ा है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, अधिक होगा। मैंने यहाँ लिखा है थिक लिक्विड, मोटा लिक्विड, तो उसका रेजिस्टेंस हाई। अगर लिक्विड पतला है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा आपका, कम होगा, रेजिस्टेंस भी लेस। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इफेक्ट क्या आएगा, तो एक बात समझो, आपके पास कोई कंटेनर है, उसके अंदर कोई लिक्विड फिल्ड है, मैंने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, उस लिक्विड के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपेंड होंगे। अगर वो एक्सपेंड होंगे इट मींस द वॉल्यूम विल इंक्रीज। वॉल्यूम अगर आपका इंक्रीज होगा तो आपने एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इस फॉर्मूले से अगर आप डिस्कस करो, ये जो फॉर्मूला है कि अगर मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, मैंने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो दैट विल बी एक्सपेंड, मींस वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। वॉल्यूम अगर आपका इंक्रीज होगा तो डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज। क्यों? क्योंकि मास तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, मास तो आपका कांस्टेंट है। पहले अगर आपका 1 kg का लिक्विड है तो बाद में भी तो 1 kg का ही रहेगा वो। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ। वॉल्यूम एक्सपेंड होने के कारण डेंसिटी डिक्रीज, और अगर डेंसिटी डिक्रीज हो गई इट मींस द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल बी आल्सो डिक्रीज। मींस कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसकी डेंसिटी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, मेटल, एलॉय, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉ, व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू द बोर्ड एग्जामिनेशन।